प्रोप्राइटरशिप हमने कहा एक ऐसा कारोबार है जिसका जो मालिक है वो मैनेजर भी है, इसलिए फैसले जल्दी कर लेता है। अपने एम्प्लॉयज के साथ उसका बड़ा करीबी ताल्लुक रहता है, क्लोज बॉन्ड रहता है और उसे बहुत ही कम लीगल इश्यूज पेश आते हैं। इसमें जितना भी वो मुनाफा कमाता है वो डिस्ट्रीब्यूट होके ज्यादा उसी को मिल जाता है। उसके अलावा इसकी कामयाबी डिपेंड करती है उसकी मार्केट और हालात की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वो रखता है। और इसमें ज़्यादातर ये है कि परफॉर्मेंस बेस करती है कि कितना वो मेहनती स्किलफुल बंदा है और वो कैसे लीड करता है बिजनेस को। ज़्यादातर कारोबार जो हमने देखे हैं वो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, बार्बर शॉप हैं, लॉन्ड्री शॉप्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं। ये ज़्यादातर जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में। ये बातें सारी कल हमने कर ली थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला काम करता है, बिजनेस को लेके चलता है, उसे ज्यादा टैक्स इशू नहीं है, ज्यादा लीगल इशू नहीं है। ठीक है जी। और वो क्या करता है जी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है एक्सेप्ट करता है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, अपने एम्प्लॉयज की तमाम जिम्मेदारियां। उसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर मिलते हैं और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है जी। ये सारी बातें हमने इस यहाँ पे लिख दी थी इकट्ठी एक दफा, फिर हमने इसको एक बार तरतीब दे दिया था। हम एडवांटेजेस पढ़ चुके थे कल जब लेक्चर खत्म हुआ। सबसे पहले हमने कहा था ईज एंड लो कास्ट ऑफ फॉर्मेशन। ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई एयरलाइन नहीं है, कोई रेलवे सिस्टम नहीं है, ना कोई डैम है। छोटा सा एक कारोबार है जो इंतहाई कम लागत में शुरू हो जाए। दूसरी बात, इसमें सिक्रेसी है, आप जो कमा रहे हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर्सनल मैटर है, कोई पर्सनल बिजनेस है, कोई दूसरा पूछ नहीं सकता। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ प्रॉफिट भी आपके जिम्मे, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर आप ही हैं, इसके कोई पार्टनर या शेयर होल्डर दूसरे हैं ही, आप ही हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्रेक कंट्रोल, आप ब्रेक लेना चाहे ब्रेक ले सकते हैं और इसके अंदर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन इसलिए है कि क्योंकि एक छोटा कारोबार है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ ज्यादा रेगुलेशन, हार्ड एंड फास्ट रूल्स बनाए नहीं। ठीक है, जितने हैं वो फॉलो करने जरूरी है और जब चाहें आप इसको वाइंड अप भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है इसकी। ठीक है, और इसके टैक्स भी कम होंगे क्योंकि दायरे कम प्रॉफिट कमाने वाला इदारा है, मुनासिब से का मुनाफा है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए टैक्स रेट भी कम ही रखा है। अब जो अगली बात आती है वो आ जाती है इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कारोबार चलाने के लिए अक्सर ये करना पड़ता है कि हमें लोगों से कुछ पैसे क्रेडिट टर्म्स पे लेने पड़ जाते हैं, उधार पे लेने पड़ जाते हैं। क्या हाल है बच्चों? कोई माल ले लिया, कोई मटेरियल ले लिया, ठीक है जी, कोई चीज, कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ गई, ले ली। लेकिन अगर आप अदायगी ना कर सके तो कारोबार भले बंद हो जाए, उधार की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है, घर बेचना पड़ सकता है, लेकिन आपको वो लोन हर सूरत देना पड़ेगा क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें जो लाइबिलिटी है वो क्या है बच्चों? अनलिमिटेड। ठीक है जी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जहां भी होगी वहां पर कोई ये ना समझे कि कारोबार बंद होने पर आपके कारोबार बंद हो गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, इसका निज़ाम इस तरह से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सूरत आपको लेनी ही पड़ेगी उसकी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं तो बात आ जाती है आपके जनाब डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स। फंड रेज करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। वो क्यों? एक अकेले बंदे के पास कितने वसाइल हो सकते हैं, कारोबार से बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। तो जब एक बंदे के पास रिसोर्सेज की कमी हो तो पैसे कहाँ से लाएगा? तो फिर पैसे लाने के लिए उसके पास कौन है? बैंक्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। ठीक है जी। यहाँ से फिर पैसे रेज करने पड़ेंगे ना। क्या हाल है बच्चों? और फिर उसके बाद ओनर्स पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन डिटरमिन करती है कि उसको कितना क्रेडिट मिल सकता है।
उधार तभी मिलेगा अगर पहले कभी उधार लेके वक्त पे वापस किया हो, तो बैंक्स में रिकॉर्ड होता है आपका। क्या हाल है, तो आप वहां से मजीद पैसा ले सकते हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ये, इसमें इंटरेस्ट रेट जो बेयर करना पड़ता है, ठीक है जी। तो कहता है कि इसका जो हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों पे करना पड़ता है जबकि कॉर्पोरेट लेवल की फर्म्स को इतना इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता? क्या हाल है बच्चों जी? जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना इंटरेस्ट ज्यादा होगा। इंडिविजुअल बिजनेस में पैसे डूब जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जो बैंक्स होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट लेवल के बिजनेस हैं जैसे नेस्ले हो गया, ठीक है जी, लीवर ब्रदर्स हो गए, तो वो तो सबको पता है कि यार ये पुराने लोग हैं, ये पैसे दिए बगैर जाएंगे नहीं, लिहाजा उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाए। अब बच्चों बात आ गई क्या लिमिटेड स्किल्स की। एक बंदा कितनी कुछ स्किल सीख सकता है? क्या हाल है बच्चों? जाहिर है एक बंदे की स्किल्स महदूद होती हैं, किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होगा, बाकी में थोड़े बहुत हाथ पैर मारे होंगे। लेकिन कारोबार चलाने के लिए मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, मार्केटिंग भी आनी चाहिए, फाइनेंस का भी पता होना चाहिए, अकाउंटिंग का भी, बुक कीपिंग का भी, और पर्सनल मैनेजमेंट का भी। इतना कुछ आपको आना चाहिए। ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। हमारे घरों में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन होते हैं? फैमिली मेंबर कौन सा सबसे एक्सपर्ट माना जाता है घर में? फादर सबसे एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, कारोबार चलाते हैं, तो उन्हें ज्यादा समझ होती है। लेकिन फिर वो घर आते हैं, कभी आप उन्हें स्विच लगाने के लिए दे देते हैं। अम्मी कपड़े भी धुलाती हैं, बर्तन भी मंजवाती हैं, कभी कभार खाना भी पकवाती हैं, प्याज भी कटवाती हैं, तो जाहिर है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अंदर के भी और बाहर के। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्किल्स होने के बावजूद भी इतनी स्किल्स नहीं इकट्ठी हो सकती। क्या हाल है जी? सबसे ज्यादा स्किल्स होने के बावजूद भी इतनी स्किल्स इकट्ठी नहीं हो सकती, मुश्किल है। लिहाजा ये सबसे मुश्किल मरहला है कि शुरू में कारोबार में लोग भी थोड़े होंगे, आप अकेले होंगे, चंद एक मुलाजमीन रख लेंगे, और फील्ड और एरिया बड़ा है तो लिमिटेड स्किल्स होंगी। कुछ जगह पे लगेगा यार ये काम होना चाहिए लेकिन आपको आता नहीं है, और करने के लिए बंदा हायर करें तो पैसे चाहिए। अच्छा बच्चों, अब लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदे की हेल्थ, उसकी सेहत या उसकी मिजाज, मुस्तकिल मिजाजी डिपेंड करती है। अब होता ही है कि कभी भी सीरियस इलनेस आ जाती है, बीमारी आ गई, तो दुकान बंद हो गई ना। दुकान बंद हो गई तो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो तो खत्म हो जाएगा। क्या हाल है? तो कहेंगे फलां दुकान यार उधर न जाना, कभी खुली होती है कभी बंद होती है, पॉकेट सेलिंग कर रहे होते हैं, इसलिए वो फिर दोबारा क्या होगी वो शॉप, उस पर लोग नहीं जाएंगे। ये बड़ा मसला है। हमारे भी जब फैमिली में मेरे फादर को शौक हुआ स्टोर का, कहती है ये बड़ा अच्छा कारोबार है, बस चीजें बिकती रहती, मुनाफा आता रहता है। हमने बड़ा समझाया कि अब्बा जी इस चक्कर में ना पड़े, ये फंस जाएंगे, गले पड़ जाएंगे। वो भाई जो ड्राइंग रूम सारा अंदर तक मिला के 2 कमरों का स्टोर रूम बना के, लो जी दुकान शुरू हो गई। 3 मरले हमारा घर था, पूरा नीचे का फ्लोर अब्बू जी ने ले लिया। अब वो दुकान शुरू हो गई, शुरू शुरू बड़े शौक में जनाब, सुबह 6 बजे अब्बू ने ले चले जाना जी। अच्छा जी, दोपहर को जनाब उन्होंने आकर थोड़ी देर सो जाना, फिर रात को बैठ जाना। वो जब 3-4 महीने रूटीन चली ना, तो अब्बू से पूछा, अब्बू जी आज सुबह नहीं जाते? कहते यार नींद बड़ी आती है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, नमाज पढ़ के सो जाना। आहिस्ते से दुकान का टाइम क्या हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया, सेल भी उसके हिसाब से कम होनी शुरू हो गई। तो मुझे ये जो बिजनेस है ना, लाइक अगर आपके ये ग्रोसरी स्टोर वगैरह, ये मुझे बहुत तजर्बा है चलाने का, बिकॉज मुझे पता है कैसे चलता है। लेकिन इस स्टोर, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको छुट्टी नहीं मिलती। आपको छुट्टी नहीं मिलती रमजान में, तो वो कहते हैं सहरी के वक्त भी स्टोर खुला होना चाहिए, को हादसाती तौर पे किसी की चीज खत्म हुई है तो वो आ जाएगा। तो ये जो है ना चीज इज वेरी
रिस्की, तो वो मुस्तकिल मिजाजी इतनी हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं सेहत की गड़बड़ आती है तो कंटिन्यूटी सफर करती है। अच्छा बच्चों, तो कितनी बातें हो गई जी हमारी। पहली बात, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि जब भी आप कर्जा लेंगे वो सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। कहता है सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड liability in meeting debts of the business. In the other words, if business cannot pay its credit, the owner may be forced to use personal non-business holdings such as car, home, ये बताया ना मैंने, घर और गाड़ी, ठीक है जी। पर्सनल बिलोंगिंग भी बेचनी पड़ती है। डिफिकल्टी क्या है कि कहता है कि एडिशनली, मैं चौथी लाइन पे हूँ, एडिशनली सोल प्रोप्राइटर मे हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग। दोस्तों से मांग लिया, घर वालों से मांग लिया, लेकिन जब बैंक से मांगेगा, बैंक तो कहेगा बच्चे हाँ, ठीक है ना। तो इसके लिए जो कर्जे का नलका है उसको क्या लगी हुई है, गिरा लगी हुई है। देखिए आप, नहीं समझ आई बात, तस्वीरों पर गौर किया करो, बड़ी मैं सोच समझ के लगाता हूँ। अच्छा बच्चों, लिमिटेड स्किल्स क्यों है? क्योंकि एक बंदा कितनी कुछ चीजें सीख लेगा, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, इतना कुछ सीख नहीं सकता। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों है? क्योंकि बेचारा बीमार भी हो सकता है, छुट्टी भी कर सकता है, किसी दिन मूड भी नहीं होता। क्या हाल है बच्चों? जैसे मैं बताता हूँ, मेरा बॉस चला गया स्पेन, तो वो गया 2 हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ते थोड़ा ज्यादा ही था। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार ये फिरते रहते हैं, हम मतलब कि गिरी भर फंसे रहते और ये सैरी करते रहते। मुझे मूड आया, मैंने कहा चल यार मुझे बुखार हो गया, मैं छुट्टी मार ली। एक दिन बॉस को कहा बॉस तबीयत बड़ी खराब है ये। दूसरे दिन बॉस ने पूछा क्या राज, में मैं डॉक्टर को, 2 दिन मैंने भी आराम पड़ता है। बहुत सीधा हो गया, उसको पता लग गया कि यार इसका भी अपना कोई लाइफ है, वरना वो समझता है इसकी कोई लाइफ नहीं। कोई काम आया, एक लाइन लिखी, प्लीज सी इन टू दिस, कोई ईमेल मुझे भेज देंगे, उसके आगे 15 20 25 सी पहले हुई हुई है कम्युनिकेशन, पहले पहली को पढ़ो, दूसरी को पढ़ो, तीसरी को पढ़ो, पूरा केस समझो है क्या। और इतनी देर में आगे एक और काम, उसने कहना यार वो भी वो मैं कर रहा हूँ, और यार वो तो 5 मिनट का काम है, ये भी करो। रात को 2 बज जाते, मैं बोला, यार ये क्या चक्कर है। ऑडिट आ गए सारे, मैंने निपटाने हैं। और ऑडिट वहाँ ऐसे आते हैं अमेरिका में जैसे कोई मजाक होता है। अच्छा ये बिल्डिंग बनाई, इसके मजदूरों की तनख्वाह पूरी दी थी, हाँ जी दी थी, लाओ खाता लाओ, वो खाता भेजो उसको। अच्छा ये फलान काम हुआ था, हाँ जी हुआ था। ये आपने आर्टिकल्स कहाँ से लिए थे? वो जी लिमिटेड था, लाइसेंस बनता था, हाँ लाओ साहब लाओ। तो ऐसे करके इतने को खाते आते हैं। उसने अभी एक ऑडिट मैंने भुगताया है, और एक अभी चल रहा है, और बॉस ने रात फिर उसकी फाइल मांगी, मेरा हाल फिर को फटा पड़ा हुआ। तो मैं रात को लेटा हुआ था, कंप्यूटर लगा के थक जाऊँ तो मैं कुर्सी मेज पे नहीं बैठ रहा, रात को 1 1:30 बजे तक मैं सो रहा हूँ। बस बस 2 2:30 बज जाते, मैं लेटा हुआ था, मैं आराम से ना जरा ये उसको घुमा रहा था मोबाइल को, तो वो गाना आ गया, मैं उसको देख रहा था। अच्छा वो इतनी देर में बीप हो रही है, उधर से आया मैसेज के IRS के कागज भेज देते। मैं फौरन उठा, उठ के बंदे समझो जैसे एयरफोर्स में होता है ना, टैग हो जाता है, भागो जहाज स्टार्ट करो, निकलो दुश्मन के पीछे, हमने स्टार्ट किया, अच्छा चलो जी। फिर उस वक्त ये होता है जल्दी में कागज मिल जाए, कागज मिल गया ठीक है, नहीं तो बिस्ती बड़ी होती है, समझे ना। बॉस बिस्ती बहुत करता है हर काम में, ऐसे ही यहाँ पे भी बड़ी बिस्ती होती है बच्चों। क्या हाल है? देखिए जी एक बच्चा पढ़ रहा है, कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, अल्लाह ना करे बच्चा पास नहीं होता, सबसे पहले कौन आएगा? CFE वाले साहब लेके जाएंगे, ये आपके ना हमने भेजे थे, आपकी क्लास में थे 50 बच्चे, इनमें से 4 फेल कैसे हुए? आप उन्हें समझाएंगे सर 4 फेल इसलिए हुए कि वो पढ़ते नहीं थे सही से। नहीं ये बात हमें समझ नहीं आई, दोबारा बताएं, बच्चा फेल कैसे हुआ? फिर उसके अम्मी अब्बू आ जाएंगे, हमारा बच्चा तो नासा में सिलेक्ट हो रहा था, आपने बुला लिया तो हमने भेज दिया।
हालांकि हमने स्पेस साइंस रॉकेट साइंस से रोका सिर्फ आप लोगों की तनख्वाह के लिए कि आप लोगों का कारोबार चल जाए। ठीक है, अब ये बच्चा पास क्यों नहीं हुआ? यार नहीं हुआ, आप क्या करें? नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा ये पास क्यों नहीं हुआ। और बच्चे को फिर पूछेंगे, फिर वो हमें फिर उसके बाद आ जाएंगे प्रिंसिपल साहब, बच्चा फेल हुआ है, किस तरह करके फेल हुआ है सर? ये बातें करता रहता था, नहीं पढ़ता था। अच्छा, नहीं ये नहीं हो सकता, आपने पूरा कोर्स पढ़ाया था सर, सबको पढ़ाया, उन्हीं में तो बैठा था। नहीं, बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके एक बंदा थोड़ी, और बच्चे ने भी क्या करना है? बच्चे ने भी जाके मार्केट में ही करना है। मैं तो शुरू से पास होता है, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, कहानियां भी नहीं सुनाता। हकीकत बात है। मेरे पास कैफ टू में एक बच्चा आया, आके कहता सर पता नहीं टीचर सही पढ़ाते ही नहीं है, मैं चौथी दफा फेल हो गया। मैंने कहा अच्छा, कहाँ से पढ़ा? कहते सर वो पैग में फलां बंदा वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, मैं दोस्त है मेरा। तो कहता है सर नहीं पढ़ाया सही। अच्छा फिर स्कैन में गया, अच्छा स्कैन में, अच्छा किससे पढ़ा था? अच्छा वो फलां साहब। अच्छा वो रात को उनके साथ में चाय पी रहा था। ज़ाहिर है आपस में वाकफियत होती है, तो नहीं सही पढ़ाते सर, उन्होंने भी सही नहीं समझाया। उसके बाद तूने क्या किया? कि तो उसके बाद मैं गया कैसे में, वहां भी मैंने फलां बंदे से पढ़ा। सर उनका तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, उन्होंने तो मेरा तबाही कर दिया, उन्होंने पहले कौन सा फिर खराब किया। तो मैंने कहा अब तो 2 क्लास से तूने मेरी पढ़, सर आप सही पढ़ाएंगे मुझे अल्लाह करें। मैं को तो 6 महीने बाद रह जाएगा, उससे जाके मेरा भी नाम भी शामिल करेगा। अच्छी तरह मैंने पता है, तो पर्दा आप नहीं है, नाम टीचरों का। क्या ख्याल है बच्चों, है ना? इसमें ना 3-4 मुहावरे मैं आपको बताता हूँ। हम पुराने मोहल्ले में रहते थे ना, तो वहाँ 2-3 मुहावरे बड़े मशहूर थे। अच्छा, जो काम नामुमकिन होता था ना, उसके लिए एक मुहावरा वहाँ बोला जाता था कि वो पंजाबी का मतलब मनकूला एक बना हुआ था। वो था विंगियां लत्तां ते पुलिस मुकाबले। विंगियां लत्तां ते पुलिस मुकाबले, टांगे टेढ़ी हैं और जनाब क्लैशन को लेके पुलिस से मुकाबला। अच्छा, ये मुहावरे वहाँ क्यों मशहूर थे? उसकी वजह ये थी, मैं रहता था खोखो टोन वाली साइड में ना, करीब पार्क की बैक साइड में चौधरी पार्क। तो उसकी एक एज पे एक बहुत बड़ा बदमाश रहता था, तो गोरी था पूरा। उसका नाम था आई थिंक कोमा कसाई। कोमा कसाई, उसे कसाई इसलिए कहते थे वो गर्दन काट देता था, बहुत बड़ा बदमाश था। वो हमारे नॉर्थ में था। और साउथ में जो था ना वो बदमाश था, उसका नाम था ताहिर फ्रेंच। बड़ा मशहूर बदमाश था वो, मतलब कि लड़का था एमए कॉलेज का, तो वो बदमाश बन गया। अच्छा सॉलिड आदमी था, फायरिंग बड़ी अच्छी करता था, उसका निशाना बड़ा अच्छा। एकदम उसने 10-11 बंदे मार दिए। और एक बंदा था वो हमारे ईस्ट साइड पे रहता था वो, उसको एक हाँ याद है, वो हमारे अब्बू के पैर को पकड़ लेता था आके, वो था रियाज जोरी वाला। वो बदमाश था वो। अब्बू के पैर इसलिए पकड़ लिए, किसी जमाने में वो जेल में था, तो वो कोई बंदा आया मेरे अब्बू के पास के जी इस तरह फला फला कर्नल जो है ना आपकी फैमिली का है, मेरे यहाँ हमारी फैमिली का है, तो इस तरह ना वो बेड़ियां खुलवा दे। मार्शाल्लाह का दौर था। अब्बू ने मेरी माँ से कहा, माँ मेरी जो थी वो मामू मेरे कर्नल थे वहाँ पे, उनके फर्स्ट कजन थे। तो उन्होंने कर्नल यूनुस साहब को कॉल की, उन्होंने कहा जी इस तरह एक काम है, इस तरह जेल में एक कैदी है, उसके बेड़ियां खुलवानी है। उसकी मिसेज आई थी, वो बड़े पैर पर पकड़, मामू कहने लगे यार वो खुदा दा खौफ करो, कोई काम क्या करो, चोरा पीछे लाया हुआ है तुसी। अब मैं एक बदमाश की बेड़ियां खुलवाऊंगी। मम्मी ने कहा ये तो अब करना पड़ेगा, मैंने कह दिया। वो फिर खुलवा दी, फिर वो सारी उम्र बड़े पैर पे पकड़ता रहा। अब भी उसके चाहने वाले कभी फोन कर देते कि सर जी को तंग तो नहीं करता, वो बंदा चुप लीए, इंज कर रही है डेरे ते ले आइए सर, गल ही कोई नहीं, खट के वट के सुटते हैं। समझ आई बात? अच्छा, चौथे बदमाश होते थे मेरे अब्बू के मामाजाद भाई ना। अच्छा वो राणे थे। अच्छा वो भी राणे, इधर बड़े राणे, वो भी राणे। मूछें उनकी यहाँ से, मूछें यहाँ दूर दूर तक, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर।
अच्छा उन्होंने ना कोई लड़ाई हो जाए ना, उन्होंने ऐਵੇਂ बंदे को कूट काट देना है आके, और उनको शक है अभी की लड़ाई हुई है, उन्होंने कूट देना पड़ा। अच्छा बाद में FIR आप पे ही होनी, क्योंकि जाहिर लड़ाई आपकी हुई थी, उनको तो पता ही है इन्होंने ही बंदे आए उन्हें, बाद में आप ही थाने बैठे होते जाके। मैंने उनसे मिलना ही छोड़ दिया, मैंने कहा यार ये बदमाशी से बाहर नहीं आ सकते, तो इन्हें मिला ही ना कर। सो एनीवे, तो वो इसलिए ना वहां पे बड़ी बदमाशी सी होती थी। मैं चौथी क्लास में था तो एक मुकाबला शुरू हो गया ना बदमाशों का आपस में, और मैं मुकाबला देख रहा हूँ, जाहिर है गोलियां चल रही, मैं घर तो नहीं जा सकता ना। अच्छा मैंने पनाह ली हुई है, छोटा सा, चौथी पांचवी में आपका हाइट भी छोटी होती है, तो वहाँ केरोसिन ऑयल के ड्रम पड़े थे, उनके पीछे मैं छुपा हुआ था। तो मैं क्या देखता हूँ, एक सूखा सा लड़का है, एक तगड़ा सा बदमाश है, उसके पास एक बंदूक है, वो जो पंप एक्शन होती है ना प्रेशर वाली, तो वो उसके पीछे भागा है, वो सूखा सा लड़का भाग के आगे गया है, वो दूसरी तरफ से आया है, पता नहीं उसने क्या किया, उसे गन छीन के उसी को गोली मार दी मेरे सामने। ये तो मैं बड़ा देखा हूँ। इससे वहां पे इस तरह की बातें बड़ी होती थी। इन दी एंड हमने तंग आके मलाई जो, वो बहुत सबसे बड़े बदमाश पता है क्या होते थे, वो नहीं रुकते, वो सबके घरों में घुस जाते थे, वो थे चूहे, इतने बड़े बड़े, वो आबिद बॉक्सर से भी बड़े बदमाश, ऐसे घुस जाते थे। और आप जो मर्जी कर ले, जालियां लगवा ले नालियों के ऊपर अपने, वो जाली के पेच खोल लेते। मैंने एक दिन एक खिड़की लगाई, एक पिंजरा लगाया, उसमें चूहा फंस गया, मैं क्या यार सुबह निकाल दूंगा। रात तक उनका डॉन आया बड़ा चूहा, उसने पिंजरा काट के खोला, खोल के अपना साथी ले गए। जाहिर है उनको हौसले भी और बुलंद हो गए, अब वो मुझे मजाक भी करते थे चूहे, बिजली की तार पे बैठ के मुंह चढ़ाते थे। जाहिर बात है मैं उनका बिगाड़ ही कुछ नहीं सका, मैंने मोहल्ला ही छोड़ दिया। मैं कहा, यार इधर बदमाश भी बड़े हैं, इधर चूहे भी बड़े हैं। और चूहा जो है ना, वो बिल्ली एक दफा आ गई ना हमें तड़ी लगाने उनको, वो चूहे बिल्ली के पीछे पड़ गए, बिल्ली भाग गई, दोबारा आई नहीं उनका इलाका था। तो इसलिए बच्चों, तो वहां पे इस तरह के बड़े मुहावरे हुआ करते थे, तो जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे मुहावरा याद आ जाता है, विंगियां लता थे तो उसको कहा। अच्छा बच्चों, लेकिन घबराना नहीं है, सीए हो जाता है, परेशानी को बात। अच्छा बच्चों, पार्टनरशिप एक दूसरा कारोबार है। सब लोग जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मसला क्या था। आप लोग कहते हैं जी कारोबार के लिए पैसे थोड़े हैं, कारोबार के लिए तो पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? दो बंदे होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। ठीक है जी, राइट जी। तो समझ में क्या बात आनी चाहिए कि पार्टनरशिप में दो बंदे कम से कम है, ठीक है, और 20 क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं, राइट जी। इसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। ये को ओनरशिप है, पैसे भी लगाएंगे, काम भी साथ मिलके करेंगे, ठीक है जी, बजाहिर यही है, पैसे भी लगाएंगे, काम मिलके करेंगे। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि इसके अंदर कुछ थोड़े से फर्क भी है। मिसाल के तौर पे पार्टनरशिप की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है? जनरल पार्टनरशिप। इसमें जितने भी पार्टनर होंगे नफे नुकसान के बराबर, नफे नुकसान के पार्टनर होंगे, ठीक है, जितने पार्टनर होंगे नफे नुकसान में पार्टनर होंगे, ठीक है जी। सारे पार्टनर नफे और नुकसान में शामिल होंगे, जिम्मेदार होंगे, नफे के भी और नुकसान के भी। दूसरा बच्चों, लिमिटेड पार्टनरशिप। याद रखना है, लिमिटेड पार्टनरशिप में दो तरह के पार्टनर होते हैं। एक वो जो फुली रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिनकी, तो यहाँ के दो पार्टनर है या 3 फर्ज कर लें, उनकी क्या लायबिलिटी है? अनलिमिटेड। यहाँ तीनों की अनलिमिटेड है, यहाँ तीनों की अनलिमिटेड, तीनों से पैसे पूरे करेंगे अगर पैसे किसी के बच गए और कारोबार न चला। लिहाजा यहाँ तीनों की अनलिमिटेड। और वहां पे दो तरह के पार्टनर है, एक वो है जो मेन जनरल पार्टनर है, उनकी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और दूसरे जो है लिमिटेड पार्टनर है, उनकी लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है जी, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। क्यों?
भाई देखिए ना, बड़ा आसान से मैं समझाता हूँ। एक कारोबार है, वो बंदा एक चला रहा है, बड़ा अच्छा उसका चल रहा है, जमीन खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, पार्टनरशिप चल रही है। वो आपके साथ आके कहते हैं यार मेरे साथ पार्टनरशिप कर। आप कहते हो अच्छा मैं कैसे पार्टनरशिप करूँ, कहते हैं यार एक मकान जितने पैसे दे दो। आप कहते हो ठीक है ले लो। अब इस पार्टनरशिप में आप लिमिटेड लायबल है। कैसे? भाई आपने मकान के पैसे दे दिए, क्या फैसले में शामिल है आप किसी के कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है? तो जो एक्टिव पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और वो जिसने पैसे दे दिए कि अच्छा भाई लेके बेच के जो बचेगा मुझे दे देना। अब मकान कौन सा लेना है देना है उसको, उसका कोई मुदाखलत नहीं है, तो उसकी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। नहीं, जिसने मकान बेचने के लिए पैसे दिए, सिर्फ खरीदो बेचो, बताया नहीं कौन सा खरीदो, ये आया उसके ऑफिस पैसे देके चला गया, अब इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। अगर पैसे डूबे तो कौन से डूबेंगे? जो उसने दिए। उसके अलावा उसने कोई नुकसान किया, आपको कारोबार की नहीं पता, आपसे तो उसने पैसे मांगे थे। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आ रही है? क्या बोला, एक बंदा कारोबार कर रहा है, सारे फैसले वही कर रहा है, सारे फैसले वही कर रहा है, लिहाजा नफे नुकसान का मालिक वही है, उसकी जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड। और एक बंदे से उसने पैसे मांग लिए कि चलो यार पैसे दे दो, एक एसेट खरीद के बेचना है, उस बंदे से सिर्फ पैसे दिए, फैसलों में शामिल नहीं हुआ, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। क्या हाल है? उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना ज्यादती है, तो उस बेचारे ने सिर्फ पैसे दिए। अब कल को वो कारोबार में नुकसान हो जाएगा, तू भी पार्टनर था, तूने पैसे लगाए थे, आ जाएगा। आप कहेंगे यार मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इसने ये बताया था कि इतने पैसे दे दो मैं फलां चीज खरीद के बेचूंगा, उसमें इतना हिस्सा तुम्हें दे दो। तो नुकसान किसमें होगा? सिर्फ उस पैसे में जो आपने लगाया, बाकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप कारोबार जानते ही नहीं। आपको उसने पहले ही कहा था आप, तुम्हारा रोल सिर्फ ये है कि पैसे इसमें बचेंगे तो दे दूंगा, नफा नुकसान जो उन पैसों का वो आपका होगा। बाकी कारोबार डूब जाए, कोई और मसला हो जाए, उसका जिम्मेदार नहीं। सही होगी बात? अच्छा क्या फर्क है जी दोनों में? इसमें जितने पार्टनर हैं सब काम भी कर रहे हैं, फैसले में भी शामिल है, और पैसा भी सबका लगा हुआ है, मेहनत भी है, लिहाजा इसमें सबकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। वहां पे दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो मेन पार्टनर है, मेन पार्टनर फैसला साध है, लिहाजा उनकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और दूसरे जो पार्टनर है वो क्या है? जिन्होंने सिर्फ पैसे दिए, उनकी क्या हो जाएगी? लिमिटेड पार्टनरशिप। उनका सिर्फ पैसा डूबेगा, कौन से वाला? जो कारोबार में लगा बस, बाकी उनको कोई चक्कर नहीं है। वो पूछेगा भी तो कि यार मेरे से तो बस इतना सा मायदा है कि कोई एक चीज खरीदने बेचने के लिए पैसे मांगे थे, वो मैंने दे दिए, उसने जो बचता है वो मुझे दे जाता है, और नुकसान हो तो मेरे से और ले लेता है। ठीक है जी, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई। क्या हाल है बच्चा, और टफ तो नहीं हो गया? सोचो में पड़ गए हो? ये तो इतनी सी बात है। क्या हाल है तो बच्चों, सोचने की बात तो नहीं है। एक बंदा कारोबार कर रहा है, फैसले सारे वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, तो वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखेगा ना। दूसरा पार्टनर तो आगे सिर्फ पैसे दे गए, तो उसके पैसों का नुकसान हो सकता है, बाकी कारोबारों का नुकसान हुआ उसको जिम्मेदार नहीं होगा। तीसरी सूरत यह है कि हम एससीसीपी के पास जाएं, एससीसीपी है स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना, वहां जाए और वहां जाकर एक पार्टनरशिप दर्ज करा दें, और बकायदा उसके साथ भी नाम लगाएं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें फिर सारे पार्टनर क्या होंगे? लिमिटेड, क्योंकि हमने रजिस्टर्ड करा दी है ना कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो फिर क्या होगा? फिर सारे पार्टनर लिमिटेड लाइबल होंगे। तो अब इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? तीनों पार्टनर बने, तीनों नफे नुकसान के जिम्मेदार, तीनों की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। दूसरे में क्या होगा? एक्टिव पार्टनर जो होंगे, मेन पार्टनर जो होंगे, उनकी लाइबिलिटी, और जो सिर्फ कंट्रीब्यूटर होंगे उनकी लिमिटेड, जो कंट्रीब्यूट किया उसका नुकसान के ऊपर पड़ेगा। राइट हो गई बात? अच्छा जी, अब बताइए जो तीसरी है उसका क्या तरीका है?
SCCP के पास है और वहां जाकर रजिस्टर्ड करा के आए कि ये जो हमने पार्टनरशिप किया है ये क्या है, ये क्या है, लिमिटेड है। और उसके कागजों में लिखा जाएगा, इसके लेटर हेड पे लिखा जाएगा शहजाद एंड इमरान लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप। पता होगा जो बंदा कागज पे ट्रेड करेगा, इनवॉइस देगा, उसको पता होगा है पार्टनरशिप है, लेकिन इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, जितना पैसा लगा हुआ है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी। क्लियर बच्चों? ज्यादा कितने बंदे हो सकते हैं पार्टनरशिप में? कितने? 20। और कम से कम दो होंगे पार्टनरशिप में, राइट। अच्छा बच्चों चलिए शुरू कर दें। जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर क्या होते हैं? को ओनर होते हैं। को ओनर का मतलब क्या है? मिलकर मालिक होते हैं। को ओनर मिलकर मालिक होते हैं। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाती है टर्म्स एंड कंडीशन। नेम लिखा जाता है किसका? पार्टनरशिप का। कंट्रीब्यूशन लिखा जाता है, कौन कितने पैसे डालेगा। अच्छा कोई कोई बंदा ज्यादा डाले पैसे, कोई कम डाले, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। फिर मुनाफा भी उसके हिसाब से आएगा। अच्छा बच्चों और आगे बच्चों क्या है? कंट्रीब्यूशन होती है, उसके अलावा फाइनेंशियल स्किल्स, टैलेंट वगैरह सब कुछ आपस में बांटा जाता है। अच्छा भी तू मार्केटिंग अच्छी करता है तो मार्केटिंग करेगा, ये फाइनेंस अच्छा जानता है, ये प्रोडक्शन, आपस में काम को क्या करेंगे? बांट लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज आपस में तकसीम होंगी। ठीक है जी। आइडियल ये है कि इसका मुआहदा कैसा होना चाहिए? शाबाश, रिटर्न होना चाहिए, लेकिन अगर ओरल भी हो तो चल जाएगा। क्या हाल है बच्चों? जनरली फॉर्मेट अवेलेबल है, अगर आप जाएं तो SCCP की वेबसाइट पे जाएं तो फॉर्मेट कागज अवेलेबल है। कोई कारोबार करना उसके फॉर्मेटेड कागज अवेलेबल है। यानी आपने एक मुआहदा लिखना, आपको समझ ही नहीं आई कहाँ से शुरू करो, लेकिन वहां पे आपको बना बनाया कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उसमें आप आर्डर कर लीजिए। राइट बच्चों? अब इस स्लाइड में क्या समझ आई? इस पार्टनरशिप में सारे जो शामिल हुए लोग वो क्या है? को ओनर है, सब मिलके ओनर है। उनकी आपस में क्या तय हुई है? हाँ जी, उनके आपस में तय हुई है टर्म्स एंड कंडीशन। और वो नेम ऑफ पार्टनरशिप रखेंगे, अपने अपनी जिम्मेदारियां, अपने अपने काम बांटेंगे। ज्यादातर ये रिटर्न होती है। ठीक है जी। और ओरली भी मुआहदा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा क्या बच्चों? जनरल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप जब चाहें आपको मिल सकते हैं। अगर आप आज कोई बिजनेस पार्टनरशिप पे करना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं बने बने, आप उन्हें थोड़ा बहुत अल्टर कर लीजिए अपनी जरूरत के मुताबिक। क्या हाल? लेकिन हमारे इस्लाम में क्या है, जब भी कहीं पार्टनरशिप करें तो क्या करें? हाँ, हमारे मतलब में ये है कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे होते हैं ना, तो आपको हर तरफ अच्छा अच्छा सूझ रहा होता है, इसलिए आप पार्टनरशिप को चलाने की सारी बातें रखें। देखिए इस्लाम कहता है कि जब पार्टनरशिप करो अलहदगी का भी लिखो, अलहदगी कैसे हो। ये बड़ा अहम मसला है। तो बंदा बीमार हो जाता, आगे नहीं चल पाता, तो बंदे को बाहर से वीजा आ गया अच्छी मुल्क का, वो वहां चला गया, वो एग्जिट करना चाहता है, तो एग्जिट टर्म लाजमी लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर वो नहीं, अच्छा उस वक्त नहीं लिखते आप, क्यों? उस वक्त लगता है चलना है इसने, आप उस तरफ को सोचते ही नहीं है। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? जैसे सुजुकी आल्टो लोग बड़े शौक से ले लेते हैं, उस वक्त उन्हें लगता है ये चलेगी, है ना? लेकिन जब कभी हाईवे पे जाकर टायर पंचर होता है तो उसकी डिक्की खोलते हैं, बीच में क्या होता है? स्टेपनी है ही नहीं। उन्होंने 500-600 का एक पंप सा दिया हुआ है, वो कहते हैं इसे हवा भर लेना। अब बताओ कभी हर हर केस में हवा भरी जा सकती? नहीं। तो हमेशा क्या सोचना चाहिए कि जब मामला प्रॉब्लम में आएगा तब क्या करो, ये हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है ना? जैसे लोग पहाड़ों पर सैर करने जाते हैं तो कभी आप उनकी गाड़ी देखे ना, जो लोग जाते हैं, हालांकि उनकी गाड़ियां नहीं होती, लेकिन गाड़ी में टोचन पड़ा होगा, जंपर पड़ा होगा, टायर एक्स्ट्रा पड़े होंगे, क्यों? मुश्किल वक्त में। इसी तरह जब ये एक वायदा लिखें तो इसमें आप चलने की शराइत तो लिख ही रहे हैं, लेकिन अलहदगी की शराइत भी जरूर लिखें। इस्लाम तो ये कहता है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप का मुआहदा हो गया, ज्यादा अच्छा ये कि क्या करें? लिख लें। कुरान में तो आता है कि हर मुआहदा लिखना दे।
कभी भी ओरल मुआहदा नहीं करे। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो एग्रीमेंट सोर्स है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्या होंगी, डिवाइडेड होंगी, ड्यूटी सबकी लिखी होंगी, और मुनाफे की शरह भी सबकी लिखी होगी। अच्छा, मुनाफा कैसे मिलता है, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस शेयर, तीनों तरीके लिखने पड़ते हैं। अब कारोबार कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी ना आपस में, क्या हाल है बच्चों, और ड्यूटीज भी आपस में बांटी जाएंगी, और मुनाफा इस तरह से क्यों लिखा है, सैलरी, प्रॉफिट, लॉस शेयरिंग, सोचिए जरा। क्यों बच्चों, बात समझ आती है? असल में जी जी, सैलरी क्या कह रहे हैं, नहीं असल में ये सैलरी जो है पार्टनर की सैलरी। असल में एक दिन हम बैठ के चाय पीने ना, खाना वाना खाने, गुलशन अभी बुलाया दोस्तों ने, वहां क्या हुआ कि हम एक कारोबार करें, वहां क्या तय हुआ, एक कारोबार करेंगे। कारोबार मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसकी वही बात है। अच्छा, तो कारोबार के बारे में बात तय हुई। अब मसला ये है कि जब भी दोस्त मिलकर कारोबार शुरू करते हैं ना, तो सारे पहले क्या होते हैं, जॉबियन। जब कारोबार चलाना है तो उनमें से किसी एक को क्या करनी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी। जॉब, तो हक क्या बनता है, उसे खाली प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं उसे सैलरी भी। तो ये उस वक्त होता है कि दो दोस्त जो पार्टनर है, तीन दोस्त हैं, दो दोस्त जो पार्टनर है वो जॉब दूसरी करते हैं, शाम को आके फालतू टाइम में पार्टनरशिप में आपका हाथ बटाते हैं। लेकिन एक दोस्त ने क्या छोड़ दी है, जॉब छोड़ दी है, तो उसे क्या मिलना चाहिए, सैलरी, स्पेशल सैलरी मिलनी चाहिए। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि उसने कुर्बानी दी है ना, उसने तो अपनी जॉब छोड़ी है। तो लिहाजा जब भी दोस्त मुआहदा करेंगे पार्टनर, तो देखेंगे कि एक फुल टाइम बैठता है और दूसरे का बात है पार्ट टाइम। तो जो फुल टाइम बैठता है उसे मुनाफे में हिस्सा, और लॉस की रेशियो डिफरेंट भी हो सकती है ना, कि मुनाफे की रेशियो ये कि मुनाफा हो तो 60% आपका है, लेकिन लॉस हुआ तो 80% देना पड़ेगा आपको। ऐसा हो जाता है अक्सर, जो अमीर दोस्त होता है वो कहता है हाँ यार लॉस हुआ ना तो मैं ऐसे ही दूँ, अगर मुनाफा हुआ तो ऐसे होता है कि नहीं होता। अच्छा, तो इसके अंदर मसला ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी शिक्ल डाली जाती है। क्या हाल है बच्चों, डिसॉल्व होने की शर्त भी होती है, डिसॉल्व कैसे करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे होगा, ये कब होगा बच्चों, जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेगा इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिसॉल्व करेंगे तो पहले से इसके कुछ एसेट्स होंगे, और वो एसेट्स आपस में क्या करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, कि किसके हिस्से में क्या चीज आएगी, तो ये पहले देख लेना चाहिए। क्या हाल है बच्चों, क्यों भाई, अभी पिछले दिनों मैं एक मीटिंग में था, और वहां ये तय हो रहा था कि एक हर वो कंपनी बन रही थी, तो कंपनी में सेपरेशन की शर्त नहीं तय हो पा रही। उन्होंने कहा चलो हम बशीर साहब को बुला लेते, मियाँ बीवी की सुलह तो कराती ही है कई दफा, लड़ाइयाँ भी करा देते हैं, लेकिन आपस में हमारी लड़ाई हो तो उस पर क्या है। तो उसमें मैंने उन्हें एक ही चीज बताई थी, मैंने कहा था इसका तरीकाकार ये होता है, अपने स्टेक के मुताबिक पार्टनर एक बिड दे देते हैं कि भाई इतने पैसे हैं, लेट से 8 मिलियन, 80 लाख रुपए, ले ले और जा। तो अगर वो कहे नहीं मैं नहीं जाता, ये कम है, तो उसका तरीकाकार है तू दे दे मैं चला जाऊं। समझ आ रही बात, इसमें सेपरेशन का तरीका आमतौर पे क्या करते हैं, एक एसेट रख लेते हैं, गुडविल वैल्यू भी होती है ना, इमेज भी डेवलप हो जाता है। क्या हाल है, या देखिए ना, अगर मैं आपसे कहूँ टोयोटा एक ब्रांड है, अगर उसकी फैक्ट्री ना भी, उसके ब्रांड की भी तो एक वर्थ है ना। क्या हाल है, इसी तरह ब्रांड बन जाएगा। तो फिर उस वक्त हाल ये होता है, एक फिक्स अमाउंट तय कर लेते हैं पार्टनर, कि इतनी अमाउंट है, 80 लाख रुपए, तो तू ले और चल। और अगर वो कहे नहीं ये काम है तो यार तू हमें दे दे, हम चले जाए। समझ आ रही बात, इस तरह बात करें। बड़ा नहीं, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। एग्रीमेंट होगा, उसमें क्या क्या होगा, जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, ड्यूटीज होंगी, रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिटरमिन होगा, और क्या होगा बच्चों, ये तय किया जाएगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आया उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, और अगर कल को फैक्ट्री बंद होगी तो इसके जो असासे हैं उनकी तकसीम कैसे हो, जाहिर है।
पार्टनरशिप में चलना भी है, और ये भी ख्याल रखना है कि पार्टनरशिप में अलहदगी का क्या तरीका कार होगा। राइट जी। अच्छा बच्चों, बात समझ आ रही, मुश्किल तो नहीं है। वापस चलते हैं। पार्टनरशिप तीन टाइप्स की है। जनरल पार्टनरशिप किसको कहते हैं? जिसमें सारे पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी के जिम्मेदार। और लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? मेन पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और बाकी जो है जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाया उनकी लिमिटेड है, उनका नुकसान सिर्फ पैसे तक है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? जिसमें सारे लिमिटेड पार्टनर है, लेकिन शर्त है उसकी, करना क्या पड़ेगा? क्या कि एससीसीपी में रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, जाकर रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, फिर ऐसा होगा। अच्छा, जैसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना एससीसीपी के बाद, इसी तरह। अच्छा बच्चों, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जनरल पार्टनरशिप जिसमें सब लोगों के को-ओनर होते हैं, मिलकर मालिक बनते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके अलावा नेम और ये सारा क्या होता है। और फिर इसके अलावा बच्चों, बेटे ये बंद ही कर दो पंखा, में चला, एसी भी चल रहा है, इसका धागा खींचो जरा। पूरी क्लास में एक शोर है, सब डिस्टर्ब हो गए। अच्छा बच्चों, अगर वो भी इसी चल रहा है, काम चल रहा है, तो पंखा बंद कर छोड़ो यार, इससे थोड़ा सा बोलने में आसानी रहती है। आपको सुकून आया कुछ से को? लग रहा है ना जैसे जहाज से नीचे उतराएंगे। अच्छा बच्चों, तो बात ये कर रहे थे कि को ओनर में क्या कहते हैं, एग्रीमेंट होता है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, नेम ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, और किसका कितना हिस्सा इसमें डलेगा। और जब बात की बात है, जिम्मेदारियां ड्यूटियां लिखी जाती हैं, तो उसको रिटर्न होना चाहिए। ओरल भी चल जाता है, लेकिन बेहतर क्या है? रिटर्न हो। और इसके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, अगर आप लिखा ना जाए आपसे, तो आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट देकर उसमें अल्टरेशन करें। अच्छा बच्चों, जनरल पार्टनरशिप में ये क्या होता है कि सोर्स क्या होगा, जो पैसा आएगा, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज, और फिर तकसीम कैसे होगी मुनाफे की। मुनाफे की कैसे होगी, लॉस हुआ तो कौन देगा, और सैलरी क्या होगी, और कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ये खत्म कैसे होगी, और उसके एसेट्स कैसे तकसीम होगी। राइट जी। अब आ जाते हैं आप किस तरफ जी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, पहले जरा थोड़ा सा पढ़ना लें हम, वो डायग्राम ही देखते जा रहे हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़िए। ए बिजनेस दैट इज को ओन्ड बाय टू और मोर पीपल रेफर्ड एज, एक ऐसा कारोबार जिसके मालिक दो या दो से ज्यादा लोग हो। क्या हाल है बच्चों? दो या दो से ज्यादा लोग। तो कोई भी बिजनेस जिसके को ओनर हो दो या दो से ज्यादा लोग, उसको आप क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। सही है जी। पार्टनरशिप एग्जिस्ट व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस इज शेयर्ड बाय एट लीस्ट टू पीपल। इन मोस्ट ऑफ केसेस मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 20। ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, अकाउंटिंग एंड क्या बच्चों? सोलिसिटर। यानी इसकी जो मिसालें हैं वो ज्यादातर अकाउंटेंट्स की, तकरीबन जितनी भी चार्टेड फर्म होती है वो पार्टनरशिप की होती है। इसी तरह वकीलों के जो चैम्बर होते हैं वो भी हमेशा पार्टनरशिप में होते हैं। अच्छा बच्चों, पार्टनरशिप डीड, डीड क्या होता है? मुआहदा। डीड को क्या कहते हैं? मुआहदा। मतलब ऊपर तस्वीर भी लगाइए, साइन वाले नजर आ रहे हैं आप? अच्छा, द पार्टीज एग्री आइदर ओरली और इन आइडियली इन रिटर्न। अच्छा ये है कि आप इसको रिटर्न करें, क्योंकि रिटर्न बात को बाद में इंप्लीमेंट करना आसान होता है, और ओरल बातें इंसान को भूल जाती है। कुछ अरसे बाद तो बिल्कुल फ्लैश हो जाती है मेमोरी। पता ना, आमतौर पर लोग इधर की बात उधर करते हैं, तो आपने देखा होगा बात बदल जाती है। और मैं तो सिर्फ इसलिए इधर की बात उधर नहीं करता, दिल मेरा बहुत करता है कि लोगों को बातें बताऊं एक दूसरे की। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता होता है कि जितनी मेरी मेमोरी है ना, मैंने कुछ और बात का कुछ और ही बना देना और बाद में फटा पड़ा हूं, तो वो चीजें भूल जाती हैं। इसलिए भूलने वाली चीज है उसको लिख लिया।
क्या किया करें, लिख लिया करें। अच्छा, मेरे से लिखा ना ना जाए तो किसी फैमिली का लेन देन बड़ा हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अकाउंट अलहदा खिला देता हूँ, वो पैसा उस अकाउंट में डाल देता हूँ। वो अल्टीमेटली जब भी खर्च होगा पीछे स्टेटमेंट बनती जाएगी, और बैंक स्टेटमेंट जब भी मैं निकलवाऊंगा निकलवा के उसको लिख दूंगा कौन से पैसे आपके कहाँ खर्च होंगे। ऐसा है ना बच्चों। अच्छा, द पार्टीज एग्री आइदर ही, मैं अक्सर इस तरह की चीजों में फंस जाता हूँ। जैसे वो मेरी बेगम के खालू हैं, तो वो मुझे कहने लगे ये प्लाट बेची। वो था चुंगी अमर सिद्धू के पास, वो 10 मरले का प्लाट था, उधर गली थी वो 7-8 फीट की, 10 मरले का प्लाट था, वहाँ स्टैंडर्ड साइज 3 मरले थे। अब 3 मरले में 10 मरले का प्लाट बेचना बड़ा मुश्किल है, और उसकी फ्रंट भी ऐसा था कि उसमें गली निकाल के छोटी डिस्ट्रीब्यूशन मुमकिन नहीं थी। फंस गए। बहरहाल एनीवे, एक खुदा खुदा करके चक्कर चुक्कर लगाते रहे, एक आ गया बंदा मेरे घर, मेरी प्लाट मैंने लेना, करना क्या, कहता मुझे अपने भाई के लिए चाहिए, बाहर से आ रहा है। फंस गया। खुद ही बता दिया कि मैं सामने रहता हूँ और मुझे अपने भाई के लिए चाहिए। तो कहने लगा वो 80 लाख का। कहने लगा कि सर कितने में देने, क्या देखो तुम्हारा हक पहला बनता है। उसकी वजह ये है कि अब मैं किसी को नहीं कहूंगा, बस तुम्हारी ऑफर लूंगा और किसी से नहीं। तो मुझे 1 करोड़ 20 लगा है, लेकिन तुझे चूंकि अपने भाई के लिए चाहिए, नेकी का काम है, तो भाई तू ऐसा कर 5-7 लाख कम दे दे। और नेगोशिएशन शुरू हुई, बड़ी बहस बूस हुई, कहाँ के बात खत्म हो गई, 1-10 के बाद खत्म हो गई। और मुझे पता था प्लाट जो है ना बड़ा महंगा बेच दिया मैंने। अब उसने कहा कि सर कोई टोकन एडवांस, मैंने कहा यार पैसे चाहिए हमें तो टोकन ना बंदे को चाहिए। तो क्योंकि बेगम वाली साइड पे ना काम बड़ी ध्यान से करना पड़ता है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू ऐसा कर, तू 25 लाख एडवांस दे दे। उसने 25 लाख दे दिया, टोकन शोकन हो गया ये वो। अब पेमेंट के लिए उसने ज्यादा टाइम मांग लिया, 4 महीने, वो रिस्की था। चलो फिर टोकन 25 लाख हुआ था, मैं चल यार अल्लाह मारेगा, तो दे दिया। अब 4 महीने बाद जब पेमेंट की बारी आई उन्होंने तो मुझे पंचायत में मिला लिया। 5-7 बंदे बैठे हुए थे, क्या जुल्म किया आपने इसके साथ। अरे क्यों, क्या हुआ। कहते हैं, जी प्लाट छोटा था, 10 मरले का है भी नहीं, और पैसे भी इतने ले लिए आपने। यार मैं तो इंजीनियर टाउन रहता हूँ, जिसका प्लाट है वो इस्लामाबाद रहता है, ये सामने रहता है, और ये देख के वहां से देख दुख के उसे पसंद करके आया है। तो इसने तो हमारे प्लाट को हमसे ज्यादा तो ये जानता है। तो पहले दिन से जब से लोग उसको कूड़ा फेंक रहे हैं, इसी को पता है कौन कौन कूड़ा फेंक रहा है, इसको थैले तक याद है। तो ये अब कह रहा है क्या हाल है। लेकिन हम ईमानदार लोग, ऐसी कोई बात नहीं, कितना छोटा है जी, पौना मंडला का कितने पैसे दे, तो जी 8 लाख कम बन रहे, तो 8 लाख ना दे यार, तो मुस्लिम क्या हाल। वो फिर पढ़ा रहा है, नहीं नहीं आपने रेट ज्यादा लगाया है। मैं कही यार ऐसे नहीं होता, बात हो जाए फिर डन हो जाती है, आप तुम पैसे दो हमें। तो कहने लगा कि नहीं कुछ कम करेंगे। मैं कहा अच्छा चलो हमारी तरफ से 1 लाख और ले लो। 1 लाख वो छोड़ दिया, 9 लाख मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेरे जाने से पहले मामू साहब जो काम करना था खराब, वो खालू साहब काम खराब कर चुके थे। उन्हें कहते पैसे हमें कैश चाहिए। वो था 76 लाख रुपए। वो बात डन हो गई, उन्होंने ला के 76 लाख रुपए सामने रख दिए, 76 कापियां। अब वो कहते गिनो। अब वो जूस लेके बैठे हैं, हम पानी लेके बैठे हैं, पानी लगा सूखे लगा के लगे हुए हैं। कैश का काम किया कोई नहीं, काउंटिंग मशीन है कोई नहीं, गिनो 76 लाख। और फिर गिना, इतना बड़ा थैला बन गया। अब खालू जी कहते हैं कि इसका क्या करें। मैंने कहा इसको अब लेके जाए आप। नहीं नहीं मैं कहाँ लेके जाऊँ, मैं इस्लामाबाद जाना है और रातों की, तो आप क्या करूँ। फिर बेगम को बुलाया, मैंने यार गाड़ी लेके आ। मैं मोटरसाइकिल पे गया था, मैंने कहा यार वो गलियां थी ना, वहाँ गाड़ी जानी नहीं। तो वो फिर बाहर गाड़ी पे आके खड़ी हुई, फिर वो लेके आए, फिर वो गए तो अपने घर रहते। अब मैं क्या, हमारे इंजीनियर टाउन में तो भाई पता ही कोई नहीं होता। तो वैसे आप बैग लेके आए, वैसे बाहर से देख लिया होगा जिन्होंने देखने। तो आप ये ले लीजिए, वो है मैं उन्हें कहा चल ऐसा कर तू मुझे छोड़ा मेरे भाई की तरफ। उनको बताया ही नहीं मैं पैसे लाया, उधर के रख दिए होंगे। अगले दिन सुबह सुबह मुझे मैसेज आया, मेरे लाइट मैन के एक अकाउंट में किसी ने 53 लाख भेजा। 53 लाख कहाँ से आ गया, मुझे कौन देगा। और मुझे फोन आया, यार वो पैसे कोई रख नहीं सी रहा, तो 25-26 में लाए चले 20-22 में लेके जा रहा हूँ। 53 लाख मैंने तेरे अकाउंट में जमा करा दिया है, कॉपी मैंने अपनी दे दी, परेशान ना हुई। तो परेशान क्या होना है,
वो कैश आपने जमा करा दिया है, वो जब टैक्स रिटर्न जाएगी वो इनकम शो होगी, इनकम शो होगी तो टैक्स डिपार्टमेंट एफडीआर उल्टा टांग देंगे। वो कहेंगे भाई तेरे पास 53 लाख कहाँ से आ गया, वो भी इकट्ठा। हाँ, गरीब आदमी की इनकम स्टेटमेंट भी तो फिक्स होती है ना भाई, इतने पैसे इसके पास हो सकते हैं, तो एकदम से उन्होंने जंप लगा दिया। पर अब कल उनकी कॉल है, अब वो काम तो खराब कर दिया ना उन्होंने। अब कल कॉल है, कहते हैं यार वो ना मैंने प्लॉट खरीद लिया। मैंने कहा चलिए ये तो अच्छी बात है, कहाँ खरीदा है, साहब बहरिया, तो ऐसा कहीं पे ऑर्डर बना दिया। तो यार तुसी तंग ही कर दे रहे ना, पे ऑर्डर बनाओ। तो इस तरह ना मेरे रिश्तेदार मेरे साथ इस तरह काम करते रहते हैं। सबको पता है कि यार इसका लेन देन अच्छा है, तो हर बंदा मुझे कहेगा यार कहानी कोई नहीं, तू ये रख ले पैसे, खैर है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे नाम वलेंशिया में 2 कनाल का प्लाट रखा हुआ है। वो मैंने हाथ जोड़ के वापस किया है, मेरी तबीयत अब पता कोई नहीं है, और मुझे कुछ हो गया मेरे घर वालों ने कोई नहीं देना। जब मैंने ये कहा तो फिर उसने अपने नाम ट्रांसफर कराया, तो वहां उसने रखा हुआ अपनी बीवी को। तो बीवी है उसकी एक श्रीलंका से लाया हुआ, श्रीलंका। अच्छा, और वो जो है क्या नाम लेते हैं, जिससे मेरे मेरे से लव लेटर लिखा था बीएससी में, उसको रखा हुआ है कुवैत अपने साथ। और जो फिलिपिनो की हुई है वो माँ के साथ रखी हुई है, कहता है खिदमत अच्छी करती है। और ये इश्क में मरे जा रहा था उसको, जब मेरे से लेटर लिखवाने आता था, और मैं बड़ी मेहनत से लेटर लिख के देना इसको है। और वो अब वो तीसरी है, और चौथी पता नहीं, अब कहता है ऑस्ट्रिया में रखी हुई, कहाँ रखी हुई है बता रहा। तो वो मतलब कि, और ये इलेक्ट्रिशियन था सिंपल, ये तारे तुरे नहीं सही करते, ये काम करते। कुवैत गया तो वहाँ कहीं इसने ना ये जो होते हैं ना इसके इंस्ट्रूमेंट मोबाइल के, वो कहीं चाइना से आके लेके जाके वहाँ बेचने शुरू किए। वहां पता नहीं उसको क्या जग लगा, तो अब तो भाई उसके पास बहुत पैसा है, ठीक ठाक। बहरहाल एनीवे, तो पार्टनरशिप है, लेकिन ये है कि जितने मेरे दोस्त ऐसे होते हैं ना, तो वो फिर बेगम को कहती है कि तूने इनसे मिलना नहीं है। वो कहेगा मेरी बेगम को यार ये चीजें कुछ आया जाके यार, वो तो मुझसे बाहर, तू नहीं जाना, मैं खुद जाऊंगा। अच्छा चल तू जा, सीधी बात। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो हमारे पार्टनर तो भाई इस तरह के हैं। कोई पैसों में गड़बड़ कर देगा, कोई हमें कहीं फंसा देता है, कहीं कहीं फंसा देता है, हम तो छूटते रहते हैं। अच्छा जी, बाकी पार्टनरशिप कल पढ़ेंगे यार, इसकी डील कराएंगे आप। यार यार बोर तो नहीं हो रहे आप, अच्छा सब्जेक्ट है ना। अच्छा, इसमें देखिए आपको कारोबार करना आ जाएगा। देखिए आपने कभी ना कभी तो पार्टनरशिप करनी है ना, क्या ख्याल है कि नहीं करनी। अच्छा वो हंस रहा है, और मैं लाइफ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कौन सी पार्टनरशिप की बात कर रहा है, ठीक है। वो आगे भी घर में चल रही है, कैसे चल रही है वैसे क्यों जी, है कि नहीं। अच्छा वैसे ये बड़ी अजीब